सागर भी जिन्हें रास्ता दे, पर्वत करे सलाम, ए दुनिया तुझे मैं बन के दिखाऊंगा एपीजे अब्दुल कलाम। नमस्कार, मैं मौसम, हमारे कैबी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेगूसराय जिला के ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रही हूँ, प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूँ जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। वो आकाश गंगा एसोसिएशन के संयोजक हैं। आइए मिलते हैं कुंदन कुमार से। नमस्कार सर, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। सर, आपका सामाजिक जीवन से जुड़ाव कब हुआ? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो के प्रति आभार जताना चाहूँगा और ख़ास करके डॉक्टर रोशन और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने एक अच्छा कार्य बेगूसराय में शुरू किया है। ख़ास करके बेगूसराय की जो प्रतिभाएं हैं उनको एक फलक देने का काम किया है। तो फिर से बेगूसराय और केवी स्टूडियो के प्रति पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि एक अच्छे काम की शुरुआत हुई है। जहाँ तक आपने मौसम जी कहा कि मेरे सामाजिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो मुझे लगता है कि जो मेरे परिवार के लोग हैं वो भी एक सोशल वर्कर थे। मेरी माँ रही है, वो शिक्षिका रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने परिवार से यह प्रेरणा मिली कि मुझे समाज के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहिए। मेरे पिताजी एक अच्छे उस समय के सोशल वर्कर हुआ करते थे, खास पार्टी से उनका जुड़ाव था। तो मुझे लगा कि जीवन में अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको कल जिंदा रहना है तो आपको आज रोज़ मरना होगा। मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे भी एक बात ये टैग किया था कि अगर आपको आगे ज़िंदा रहना है तो आपको आज मरना पड़ेगा। मरने का मतलब कि आपको रोज़ काम करना पड़ेगा। तो महसूस किए कि 1995 में मैंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की थी। तब मैंने मैट्रिक की परीक्षा दी और उस समय ज़िले में साक्षरता आंदोलन का दौर था। साक्षरता आंदोलन का दौर था और फिर पूरे ज़िले में वातावरण निर्माण के लिए काम चल रहा था। लोगों को कैसे पढ़ें, पढ़ने से उनको क्या फ़ायदा है और पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इन्हीं कुछ सवालों को लेकर, चूँकि लोगों के बीच जब जाते थे तो लोग तो ऐसे बात मानने वाले नहीं थे। तब तो पहले उनको गीतों से, नाटकों से उनको बताते थे कि पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है। तो उस समय एक संस्था थी आकाश गंगा, वो कला जत्था बरौनी, जो बाद में उसका नाम हो गया आकाश गंगा कला रंग चौपाल एसोसिएशन। तो फिर उससे जुड़ा हुआ, धीरे धीरे नाटकों से लगा हुआ, कुछ दिनों तक नाटक भी मैंने किया। तो इस तरह से हमारे ये जो है सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। काम करते करते बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ सीखा बहुत कम सीखा है, अल्प ज्ञान है। दुनिया बहुत बड़ी है और काम करने का जो फलक है बहुत बड़ा है। इसलिए मैं अब भी, मुझे लगता है कि मुझे सीखना है और सीखते रहने से ही कुछ आगे बढ़ने की तमन्ना है। जी। अच्छी शिक्षा क्या है, इसे कैसे हासिल करें? देखिए, अच्छी शिक्षा की आप अच्छी मेहनत करें और शिक्षा का लक्ष्य ये नहीं कि मतलब रोज़गार। शिक्षा का मतलब है कि हमारे अपने आप में हमें ज्ञान मिले, वो ज्ञान जो हमारे जीविकोपार्जन के लिए सही हो सके। शिक्षा वही सार्थक है जिसमें हम समाज में व्यवस्थित ढंग से जी सकें। आमतौर पे पिछले दिनों जो आप महसूस कीजिए कि नैतिक शिक्षा की पढ़ाई होती थी। इन दिनों इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पाठ्यक्रम है हमारा, उसमें नैतिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो लेंगे, आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो लेंगे, अगर आप बहुत अच्छे इंसान नहीं होंगे तो शायद वो ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा में एक मानव बनाने की पहली पढ़ाई हो और एक अच्छा मानव कैसे तैयार हो, इस पर फोकस करने की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक अच्छा मानव एक अच्छा डॉक्टर हो सकता है, यही हमारा प्रयास है और मुझे लगता है कि शिक्षा में इन्हीं सब चीज़ों की आवश्यकता है। जी सर, आपका जो अभियान है साइकिल पे संडे, ये काफ़ी लोकप्रिय हुआ है, काफ़ी चर्चित अभियान है ये आपका, इसके बारे में बताएं। साइकिल पे संडे एक नाम है। आप महसूस कीजिए कि वर्ष 2014 19 अक्टूबर को रविवार का दिन था। 3 लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आकाश गंगा के सचिव गणेश गौरव, जो कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली से पास आउट हैं, सिमरिया का एक युवक राधे नाम का, और मैं। 3 लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी और तब शायद ये उद्देश्य नहीं था कि हम इतनी दूर तक इस कार्यक्रम को ले जा पाएंगे। अभी 12 जुलाई को साइकिल पे संडे का 300वां रविवार संपन्न हुआ है और उस दिन एक कोशिश की गई कि बीहट के 7000 घरों में हर लोग अपने अपने घर में पौधा लगाएं और ये पौधा साइकिल पे संडे की टीम ने लगातार कैंपेन करते हुए उन लोगों को पहुंचाया। जहाँ तक साइकिल पे संडे क्या है, साइकिल पे संडे युवाओं की एक टोली है जो हर रविवार गांव के लिए निकलते हैं, अलग अलग उद्देश्यों के लिए, पर्यावरण के लिए, स्वच्छता के लिए, बुजुर्गों के सम्मान के लिए। आज का दौर क्या है कि अब देख लीजिए, पहले कहा जाता था कि
जब हमारे बाप दादा बैठा करते थे किसी चाय की दुकान पे, तो हम देख लेते थे तो वहाँ से बगल से रास्ता निकाल लेते थे। अब जो हमारे पुरखे हैं या बाप दादा हैं वो हमको देख लेते हैं चाय दुकान पे, तो वो निकल के घर चले जाते हैं। तो हमने अपने इस कार्यक्रम में ये भी रखा है कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे हो, जो हमारी विरासत है उस विरासत से हम कैसे बातें करें, उनसे कैसे सीखने की प्रेरणा लें। तो साइकिल पे संडे इन्हीं उद्देश्यों को लेकर आगे बढ़ रही है। हर रविवार अलग अलग गांव जा रही है, लोगों से बातें कर रही है, पौधे लगाने का काम कर रही है। अभी ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, लेकिन अब है कि कई एजेंसियां, कई सरकार की एजेंसियां है, कई स्वयं संगठन हैं जो इसके लिए काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरत है कि हम उन पौधों को संरक्षण दें। हम एक बार जिन पौधों को लगा आए फिर उसके बाद उसको देखने नहीं गए। तो हमारी कोशिश भी अब ये है इन 300वें रविवार को पूरा करने के बाद कि हम जिन पौधों को लगाए उसके संरक्षण की ज़्यादा आवश्यकता है। तो हमारा ध्यान यही होगा। और इस तरह के कई लोग, खास करके बेगूसराय में तो साइकिल यात्रा एक विचार काम कर रही है। और मैं ये कहूँ कि साइकिल पे संडे की जो उपज है इस कार्यक्रम की, तो कहीं न कहीं साइकिल यात्रा एक विचार से प्रभावित होकर बिहार जैसे क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की गई। और सच जानिए कि अभी 12 जुलाई को एक संभवतः इतिहास गढ़ा गया है कि 7000 लोगों ने अपने अपने घरों में स्वयं से पौधे लगाए हैं। तो यह बस साइकिल पे संडे के तमाम मित्र जो इस काम को कर रहे हैं, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम अपने बेगूसराय को कम से कम हरित बना पाएंगे। यह हमारी समझ है, टीम के लोगों की समझ है। जी सर, कला, संस्कृति और रंगमंच समाज को क्या देता है? देखिए, मानव का जन्म ही हुआ है वो संस्कृति से। मानव ने जब रोना, हंसना, गाना शुरू किया तो वही नाटक का भाव है। हर आदमी आज इस पृथ्वी पर है तो एक अभिनेता के रूप में, चाहे हम हैं, आप हैं, या फिर जो हमारे स्टूडियो में जितने लोग काम कर रहे हैं, हर लोगों की अपनी अपनी भूमिका है। और ये पूरा का पूरा जो पृथ्वी है ये रंगमंच है। और अगर आप थोड़ी देर के लिए महसूस, अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो ईश्वर हमारा निर्देशक है जो हमें अपनी अपनी भूमिका के लिए भेजा है। तो समाज में कला, रंगमंच की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको बचाए रखने के लिए कलाकारों की अहम भूमिका है। कलाकार ही है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर समाज के बीच जा रहा है। और वो कलाकार जो सीधे रंगमंच कर रहा है, ठीक है कि फिल्में भी आ रही हैं, लेकिन फिल्म को जब आप देखते हैं तो पर्दे पे देखते हैं, लेकिन रंगमंच के जो कलाकार हैं वो सीधे आपसे लाइव होते हैं, सीधे आपसे जुड़ते हैं, अपनी बातें रखते हैं, चाहे नुक्कड़ पे हो, रंगमंच पे हो। तो कला और संस्कृति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कला और संस्कृति के बगैर जीवन अधूरा है। हमारे उठने, बैठने, खाने, पीने, रोने, सोने से लेकर हर चीज़ में संस्कृति है। आप किस तरह अपने जीवन को जीते हैं, अगर आप व्यवस्थित जीवन को जीते तो यही आपकी संस्कृति है, यही आपकी जीवन का कला है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम गीत गाएं तभी हमारे अंदर कला है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम नाटक करें तभी हम अगर सुबह से लेकर शाम तक अपने जीवन के सही कामों को निपटा पाते हैं तो इससे बढ़ के कोई कला संस्कृति नहीं है। और मुझे लगता है कि हर लोगों को जीवन जीने के लिए, पिछले दिनों एक नाम आपने सुना होगा, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की भी एक कला है। जो हमारा चलना, फिरना, उठना, ये सब भी कला है। एक बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, शरीर की भी अपनी भाषा होती है। कभी कभी जब आप अपनी बातें नहीं कहते मुख से, कि उस शरीर से, आंगिक अभिनय से कह देते हैं अपनी सारी बातें। तो जीवन की संस्कृति ये भी है कि आप कैसे शिष्टाचार से बातें कर रहे लोगों से। आप कहीं जा रहे हैं तो बगैर पूछे आप प्रवेश ना करें, आप उनकी अनुमति लें। आपसे बड़े हैं तो उनको नमस्कार करें, उनको प्रणाम करें। तो ये भी समझ है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी जो अपनी संस्कृति है, खास करके भारत की जो संस्कृति है, वो अपने आप में विविधताओं से भरी संस्कृति है। अलग अलग मौसम है, अलग अलग प्रकृति है, अलग अलग भाषा के लोग हैं, अलग अलग पहनावे, अलग अलग खान पान के लोग हैं। लेकिन आप देखिए तो समग्र रूप से भारत की संस्कृति दुनिया में एक अलग है। दुनिया ने इसको अपना आइकॉन माना, एक प्रेरणा माना। दुनिया के लोग हमारे यहाँ आते थे, नालंदा पढ़ने आते थे, तक्षशिला आते थे, विक्रमशिला आते थे। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत संस्कृति अगर आप कहें तो भारत की संस्कृति है। और दुनिया के लोगों ने इसे अपनाया भी है और आज भी दुनिया के लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। ये अलग बात है कि वैश्वीकरण का दौर है, बाजारवाद का दौर है, हम कुछ पाश्चात्य चीज़ों की ओर भाग रहे हैं। लेकिन भारत की जो अपनी संस्कृति है, बिहार की जो अपनी मिट्टी की सौंधी महक है, आपने बिहार के कई गीतों को सुना होगा। मानव का जो जन्म होता है और उसके मृत्यु से लेके जो 16 संस्कार हम लोग कहते हैं, उन 16 संस्कारों में 16 गीत छुपे हुए हैं। हमारे जन्म में भी गीत होते हैं, बधैया के होते हैं, हमारे जनेऊ में भी होते हैं, हमारे विवाह के भी गीत होते हैं, हमारे मृत्यु पे भी होता है, निर्गुण होता है। जी बिल्कुल। तो इतनी अच्छी संस्कृति आपको कहीं नहीं मिलेगी जो भारत की संस्कृति है। तो 16 संस्कार में 16 तरह के गीत हैं जो हमारी अपने भारतीय संस्कृति के है। और हम कहते हैं ना कि ये महका महका सौंधी माटी का बिहार है,
दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, महका महका सोंधी माटी का बिहार है। तो सोंधी माटी की जो महक है, इस मिट्टी की महक को आप महसूस कीजिए। जब गांव घर में पहले महिलाएं जसार गाती थी, शायद आपको वो गीत याद हो या ना हो, या आपने जाता देखा या नहीं देखा होगा, तो फिर आप महसूस कीजिए किसी गांव में जाइए। पहले तो मिट्टी के जाते होते थे, अब थोड़ा हाईटेक हुआ है तो थोड़ा उसको सीमेंटेड बनाया गया है। तो जब गाँव घर की महिलाएँ एक साथ बैठती थीं तो वो जाता चलाती थीं और जसार गाती थी, केरे दलकिन गेहुमा केरे दलकिन रे चंगेरिया। तो इस तरह की गीतें जो थी वो हमारे अपनी संस्कृति को मजबूत करती थी। नटुआ दयाल था। आप बेगूसराय की एक प्रमुख संस्कृति बोहड़ा गोडी जो बकरी के क्षेत्र में काफ़ी चर्चित रहा है। तो इस तरह की जट जटिन हैं, सामा चकेवा हैं, झड़नी हैं, कजरी हैं, चैता हैं, विरहा हैं, ढेर सारी संस्कृति है। आप जितने करीब जाएंगे आपको लगेगा कि संस्कृति के बगैर हमारा जीवन अधूरा है। माँ बाप से रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, रक्षाबंधन, भैया दूज, ईद, जिधर भी आप देखें हर चीज़ तो हमारी अपनी संस्कृति की महक है, संस्कृति जोड़े रखी है, उसके बगैर हम नहीं जी सकते हैं। तो कला संस्कृति का जो अमूल्य योगदान है समाज को बनाए रखने में, समाज को एकजुट बनाए रखने में। हमारे यहाँ उत्सव होता है, नदियों का उत्सव होता है, सूर्य का उत्सव होता है। हमारे हिंदू भाई जो लोग हैं वो नदियों के किनारे जाते हैं छठ मनाने, वो हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। जब मानव का विकास हुआ तो मानवों को लगा कि हमें त्यौहार मनाना चाहिए। हम प्राचीन भारतीय इतिहास के छात्र रहे हैं। हमने महसूस किया कि जो मानव जीवन का जो विकास हुआ, पहले मानवों का जो विकास हुआ वो पहले गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, पहले तो जंगल में रहते थे। फिर उनको जब बिजली चमकती थी, बरसात आता था, धूप आता था, पानी आता था, तो भागते थे कंदराओं की ओर। कंदराओं की ओर जाते थे तो उनकी भाषा हुई। उन्होंने जब कोई शिकार किया तो उसके चारों तरफ नाचना शुरू किया। तो वहाँ से हमारे लोक जीवन की संस्कृति शुरू हुई और फिर वो नदियों तक आया। लोगों के मिलने जुलने का एक कार्यक्रम बना कि क्यों ना हम जो नदियाँ हमारे जीवन का विकास है। अब देखिए तो दुनिया में जिन भी शहरों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ, वो किसी न किसी नदियों के किनारे हुआ। आप चाहे दिल्ली को देखिए यमुना के किनारे है, बनारस को देखिए गंगा के किनारे है, अयोध्या को देखिए तो सरयू के किनारे, पटना को देखिए तो गंगा के किनारे है। मतलब नदियाँ भी हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। और इस तरह से वहाँ छठों का आयोजन शुरू हुआ। हमने सूर्य को पूजना शुरू किया, हमने बरगद को पूजना शुरू किया, पीपल को पूजना शुरू किया। तो ये तमाम चीज़ें आप जब समाहित करते हैं तो ये हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा बनता है। जी। कोरोना और लॉकडाउन के दौरान समाज में आपका क्या योगदान है? देखिए, कोरोना और लॉकडाउन एक वैश्विक महामारी के रूप में आया है। न केवल भारत इससे ग्रसित हुआ है, दुनिया के कमोबेश 75% देश इससे ग्रसित हो चुके हैं। और इसका सबसे सरल तरीका देश के स्तर पे भी कई बार माननीय प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातें रखी कि इसका एक ही उपाय है, वो है सोशल डिस्टेंस। सबसे पहला तो ये कहा गया है कि आप जो है सामाजिक दूरी रखें। और दूसरी बात है कि अभी बातें कही गई कि अगर आप घर से बाहर निकलते तो मास्क का उपयोग ज़रूर करें। तो हम अपने तमाम लोगों को भी कहना चाहेंगे, जो लोग हमारे इस लाइव को देखेंगे या सुनेंगे, हम उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि पहली तो यही एक प्रक्रिया है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, और ज़रूरत हो तभी आप घर से निकलें। बहुत ज़रूरत हो तभी आप राशन खरीदने जाएं, मेडिकल की सुविधाएं लेने जाएं। नहीं ज़रूरत हो तो अनावश्यक ये देखने नहीं जाएं कि लॉकडाउन कैसा लग रहा है। कुछ हमारे युवा साथी देखने निकलते हैं कि लॉकडाउन कैसा है, शहरें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, सड़कें बंद हैं, तो उसको देखने के लिए सड़कों पे आ जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि वो सरकार का जो निर्देश है उसको फॉलो करें। और लॉकडाउन में हम या हमारी संस्था की क्या भूमिका रही? हमने कोशिश किया कि पहले राउंड में जब 20 मार्च को घोषित हुआ था लॉकडाउन, तो फिर हमने ये कोशिश किया कि लोगों के बीच एक माइकिंग के जरिए हमने लोगों को कहा कि भाई ये कोरोना है और इससे बचाव के ये तरीके हो सकते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश हुई कि हम कुछ लोगों तक मास्क पहुंचाएं, तो उनके घर घर जाके हमने मास्क शुरुआती दौर में पहुंचाने की कोशिश की। फिर उसके बाद जो कैंपेन है कि लोगों से बात कर रहे हैं सोशल साइट के जरिए, हमने कहा कि भाई जो लोग सोशल साइट वो इस तरीके से कि आप जो सरकारी मानक है, जो निर्देश है, उसका पालन करें। तो इन्हीं बातों को लेकर हमने इस बीच में काम किया। और हमारी कोशिश है, चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप कोई बड़ा सा इवेंट नहीं कर सकते हैं, बाहर जाके लोगों को नुक्कड़ पे संबोधित नहीं कर सकते, चूँकि वो उल्लंघन होगा। तो कोशिश है कि जो सरकार के नियम है उसको ध्यान में रख के समाज तक अपनी बातें कैसे पहुँचाएँ। जी।
समाज की आत्मनिर्भरता के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, समाज को तो सबसे पहले आत्मनिर्भर खुद होना पड़ेगा। हम किसी के भरोसे कर रहे हैं कि हमें वो आत्मनिर्भर करेगा, देश की सरकार हमें आत्मनिर्भर करेगी, तो नहीं, हमें स्वयं से प्रयास करना होगा। और हमें कोई भी काम छोटा महसूस नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि हमारे जो यहाँ जो मजदूरों का जो पलायन होता है कि वो दिल्ली जाते हैं काम करने या बड़े बड़े शहर में, ठीक है, हमारे यहाँ रोज़गार के अवसर कम है, लेकिन हमारे यहाँ भी रोज़गार के अवसर हैं। हम थोड़ा लोक लिहाज में बच रहे कि हम खेतों में काम नहीं कर सकते, हम रिक्शा और ठेला नहीं चला सकते। हर लोग जो जिस रूप में है वो ज़रूर काम करे। सबसे पहले तो हमें अपना शर्म छोड़ना पड़ेगा, हेजिटेशन, कि हम अपना काम कर सकते हैं ना। हम यहाँ भी खेतों में काम कर सकते हैं, जो पंजाब और हरियाणा में हम काम करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कई लोग कहते हैं कि यहाँ पगार कम है, मजदूरी कम। अरे तो आप महसूस कीजिए कि जो आपको हरियाणा में 15,000 मिल रहे हैं, आप वहाँ खर्च भी तो कर रहे हैं, भाड़े पे रह रहे हैं, वहाँ पे आप खाना खुद से बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप मूल्यांकन कीजिए। तो इस रूप में भी हमको लगता है कि आत्मनिर्भर पहले स्वयं से होने का, और हमें कहीं ना कहीं स्वरोजगार पैदा करना होगा। ढेर सारे विकल्प हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि रोज़गार नहीं है, तो मैं तो महसूस करता हूँ कि आप 50 पौधा लेकर भी सड़क पर बैठेंगे तो बेच सकेंगे। और बहुत प्रेमी लोग हैं, ठीक है, आप कुछ ढेर सारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं। कुछ लोग सब्जियाँ बेच रहे हैं, कुछ लोग चावल दाल बेच रहे हैं, कुछ लोग मोटरसाइकिल ठीक कर रहे हैं। हर लोग ने अपने अपने रोज़गार के अवसर पैदा किए हैं। इसलिए पहले स्वयं से आत्मनिर्भर होना होगा। और अगर आपको लगता है कि आपको सरकारी नौकरी चाहिए, तो फिर आपको उस दायरे तक जाना पड़ेगा जो उसका सरकार का जो मानक है, कंपटीशन है, प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं, तो फिर आप उसको फेस कीजिए, फिर वहाँ भी आपको अवसर हैं। तो आकाशगंगा एसोसिएशन से जुड़ने के बाद आप क्या क्या काम किए हैं? देखिए, आकाशगंगा से मेरा जुड़ाव 95 में हुआ, 1995 में। 25 से 26 वर्ष हो गए संस्था के साथ काम करते हुए। संस्था ने भी अभी अपने हाल में वो रजत जयंती वर्ष पूरा किया है। तो आकाशगंगा से जुड़कर मुझे लगता है कि मुझे तैयार करने में आकाशगंगा का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अगर अभी आपके समक्ष हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका आकाशगंगा की है। और हम दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर लोग नाम कुंदन का जाने तो ये महसूस करे कि ये आकाशगंगा का है, और आकाशगंगा का अगर कोई नाम ले तो उसमें ये महसूस करे कि कुंदन भी उसी में है। तो जहाँ भी हैं उसके साथ ईमानदारी से हम काम करते रहे, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो। तो आकाशगंगा की ढेर सारी गतिविधियाँ हैं। आप ये महसूस कीजिए कि पूरे साल भर का कार्यक्रम उसका है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का उसका कार्यक्रम है। हम बच्चों की प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं। आर.टी. राजन की स्मृति में बच्चों का फाइन आर्ट की प्रतियोगिता करवाते हैं। उनमें उनका चित्रकला, फिर ये मूर्तिकला, क्राफ्ट, ये सब की प्रतियोगिता करवाते हैं। उसके बाद हम गर्मी की छुट्टी में बच्चों के लिए रंग उमंग की प्रतियोगिता करवाते हैं। तो रंग उमंग जो है वो सुदूर देहात के बच्चों के लिए, वो बच्चे जिनको अवसर नहीं मिला है विद्यालयों में या उनके समाज जीवन में, उनको फाइन आर्ट के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, पेंटिंग के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में अगर उनको अवसर नहीं मिला है, तो हमारी कोशिश है कि बाहर के जो हमारे एक्सपर्ट हैं या फिर जो आकाशगंगा के जो साथी हैं जो अभी बाहर काम कर रहे हैं, उनको साथ करके गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप का आयोजन कर उन बच्चों को हम 10 से 15 दिनों में हम उन्हें कार्यशाला में प्रशिक्षित करते हैं और फिर उनकी एक प्रस्तुति करते हैं और फिर उनको एक प्रमाण पत्र देते हैं। हमारी कोशिश यह है कि गांव के बच्चों में भी ढेर सारी संभावनाएं हैं। उनके अंदर जो कला है उनको खोदने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि जब मैं बच्चों के बीच जाता हूं तो उनसे कई चीज़ें सीखता हूं मैं, क्योंकि बच्चों के पास जो ढेर सारी संभावनाएं हैं, आप जितना बच्चों के बीच रहेंगे वहाँ से आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो हमारे साथी लोग भी चाहे दिल्ली से आते हैं, पटना से आते हैं, वो बच्चों के बीच इसलिए आते हैं कि बच्चों के बीच भी ढेर सारी संभावनाएं। तो एक तो हम रंग उमंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अभी तक 17 साल से रंग उमंग हो रहा है। कमोबेश बेगूसराय के कई अंचलों में इसके कार्यशालाओं का आयोजन हो चुका है। इसके अलावा हम अभी रंग संगम कर रहे हैं, वो प्रत्येक 1 वर्ष के अंतराल पे कर रहे हैं। राष्ट्रीय नाट्य महोत्सव का आयोजन बीहट में उसका केंद्र बिंदु होता है, बीहट में करते आ रहे हैं। उसमें कई राज्यों की नाट्य जो टीमें हैं, दलें हैं, वो आती हैं और अपनी प्रस्तुतियाँ करते हैं। तो आकाशगंगा के ढेर सारे कार्यक्रम हैं। हम होली उत्सव करते हैं, दीपोत्सव करते हैं। दीपोत्सव में हम बच्चों को कैंडल दे के एक यात्रा निकालते हैं और लोगों से यह बातें करते हैं कि आप पटाखों का इस्तेमाल ना करें, आप जो है घर में ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी के दिए जलाएं, ताकि जो रोज़गार के अवसर जिसकी बात आपने की कि आत्मनिर्भर कैसे होगा, अगर हम मिट्टी के दिए बच्चों को इस्तेमाल करने कहते हैं तो एक नई पीढ़ी को हम जोड़ रहे हैं और वो जो मिट्टी के दिए बना रहे हैं उनको कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर होने का एक मौका मिलेगा। अगर हम उनके दिए नहीं खरीदेंगे तो फिर कैसे वो आत्मनिर्भर होंगे। तो हमारी कोशिश ये भी है कि बच्चों को हम साथ करते हैं और उनको एक कैंडल के बहाने उनको कहते हैं कि आप
पटाखों का इस्तेमाल न करें, इससे प्रदूषण होगा। तो एक कोशिश है, छोटा प्रयास है। ये नहीं कि मेरे कहने से दुनिया बदल जाएगी, लेकिन हम प्रयास करना भी तो नहीं छोड़ेंगे ना जी। आप विगत 16 वर्षों से पत्रकारिता में हैं, तो आपका अनुभव बताएं। देखिए, पत्रकारिता का अनुभव तो बिल्कुल इतर है। जिसकी आवाज़ आप उठाते हैं वही आवाज़ शोषित में। एक पंक्ति है, एक अच्छे शायर ने लिखा कि मेरा नाम कोई लिखे भी क्या, मेरा नाम कोई लिखे भी क्या, मेरा नाम कोई पढ़े भी क्या, जहाँ मेरा नाम लिखा गया वहीं रोशनाई ढलक गई। तो पत्रकारों का जीवन भी वही है। वो जिसकी खबरें रोज़ लिख रहे हैं। कभी पत्रकारों का अपना कोई जीवन नहीं है। खास करके जो मुफस्सिल पत्रकार हैं, जो गांव में हैं, अंचल में हैं, ब्लॉक लेवल पे काम कर रहे हैं। मैं भी उसी से हालांकि मैंने बेगूसराय के ये प्रभात खबर के कार्यालय में भी काम किया है, लेकिन मैंने अंचल के पत्रकारों का दर्द समझा है। उनको विज्ञापन भी जुटाना है, उनको खबर भी जुटाना है। कभी खबर मिस हो गया तो ऊपर से ऑफिस से भी पूछ रहे हैं, और मिलना तो कुछ नहीं है। किसी रिपोर्टर के, अंचल के रिपोर्टर को कोई पारिश्रमिक अखबार नहीं देता। ये आप सच जान लीजिए, महसूस कर लीजिए। और ना कार्ड भी देता है। कल के डेट में अगर आपके साथ कुछ हो जाए खबर लिखने वालों के साथ, तो प्रबंधन नहीं कहेगा। हाँ, बेगूसराय के लेवल के जो लोग हैं, जो ब्यूरोचिफ हैं, वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये हमारे अखबार में लिखते थे, तो उनके घर पे आके सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन प्रबंधन आपको नहीं कहेगा कि ये हमारे पत्रकार हैं। ये तो मैं 2 टूक कहता हूँ, चूँकि मेरी बातें हो सकता है कि कई लोगों को अच्छा भी ना लगे, लेकिन ये 2 टूक है। ये अंचल के पत्रकारों का दर्द है, शोषण है। और देखिए, तो दुनिया में एक ऐसे ही ये पत्रकार हैं जो कभी यूनाइटेड नहीं हो सकते। मैंने पिछले दिनों एक बड़ा मीटिंग था बेगूसराय जिले में, मैंने कहा था कि सब कुछ तो लॉकडाउन होता है, एक दिन ऐसा कीजिए कि कोई भी अखबार वो मतलब ये कोई भी पत्रकार खबर नहीं लिखे, एक दिन जाने दिए। तो कोई इस बात पे एग्री नहीं हुए। तो यही है कि पत्रकारिता एक जुनून है, एक सम्मान है। लोग सम्मान देते हैं, इसलिए लोग काम कर रहे हैं। बाकी मुफस्सिल जो पत्रकारिता है, जो आंचलिक पत्रकारिता है, उसमें यही है कि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। समाज की जो भी छोटी बड़ी घटनाएं हैं उसको आप अखबारों तक पहुंचा रहे हैं। वो खबरें सरकार तक जाते हैं। कुछ पहलुओं पे काम होता है, कुछ पे नहीं होता है। तो अब अखबार भी तो बाजार है, और होना भी लाजमी है। क्योंकि हम तक जो अखबार पहुंचता है, आपके घर तक जो अखबार पहुंचता है, वो 25 से 30 रुपए की अखबार पहुंचती है। और हम आप खरीदते कितने में? 3 से 4 रुपये में खरीदते हैं, 5 रुपये में खरीदते हैं। तो ये 20 रुपया जुटाने में अखबार कहीं ना कहीं विज्ञापन को एक अपना माध्यम बनाता है। और फिर तब कई खबरें आपकी नहीं भी छपती हैं, छपती भी हैं। तो ये कमोबेश स्थिति अखबारों की। और बेगूसराय के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? बस काम करते रहिए, पॉजिटिव होके काम करते रहिए। कहीं ये मत सोचिए कि हमारी कोई प्रशंसा करने वाला है या नहीं। आप काम अच्छा करेंगे, समाज आपकी प्रशंसा करेगा। आप ये मुझे लगता है कि बेगूसराय के युवाओं को अधिकार तो ठीक है, आप अधिकार भी खोजिए, लेकिन कर्तव्य भी ढूंढिए कि हमारे भी अपने कुछ काम हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेगूसराय या फिर कहीं भी मान लीजिए एक नल खुला हुआ, पानी बह रहा है, ठीक है, बह रहा है, तो हमारे युवा हो सकते हैं कि पत्रकारों से अपेक्षा करें कि भाई ये पानी बह रहा है, 1 सप्ताह से बह रहा है, पानी बह रहा है। हम चाहें तो उसको बंद भी कर सकते हैं, लेकिन वो अखबार वालों पर डिपेंड है, या फिर वो अपना अधिकार खोद रहे कि इसको सरकार ही आके बंद करेगी। तब तक आप हज़ारों लीटर पानी बर्बाद कर चुके होंगे। तो मुझे लगता है कि उसी समय उसको उस पानी को बहाने से रोकना चाहिए और फिर अपनी बातें उठानी चाहिए। मुझे लगता है यही हमारा अधिकार है, यही हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य यह है कि उस पानी को उसी समय बंद करें, और अधिकार यह है कि तब हम अपनी आवाज़ उठाएं कि पानी क्यों बढ़ा था। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप जिस क्षेत्र में ही छोटे से स्तर पे, छोटी जगह पे आप प्रयास शुरू करें। आप बड़ा फलक मत सोचें कि हमको ये दुनिया बदल देनी है। आप बदलने के लिए एक टोले में जाइए, एक मोहल्ले में जाइए, वहाँ क्या कुछ हो सकता है। वहाँ के जो विद्यालय हैं, वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो सड़कें हैं, वहाँ की जो नालियाँ हैं, अगर आप 5-7 युवा साथ मिलकर काम कर सकते हैं, ठीक है, सरकार का काम है, वो भी सरकार भी करेगी, लेकिन हम भी तो कुछ करें। एक सड़क पे बल्ब जल रहा है, लगातार जल रहा है 24 घंटे, हाँ, और हमारा कर्तव्य ये नहीं बन रहा है कि हम उसके स्विच को ऑफ कर दें। तो बेगूसराय के युवाओं को, या मैं स्वयं अपने के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि हमारे भी पहले कुछ कर्तव्य हैं। हम छोटे स्तर से प्रयास करें। जब आप छोटे स्तर से प्रयास करेंगे तो आपको देख के, हमको देख के और भी लोग इसके लिए प्रेरित होंगे, वो भी अपने स्तर से काम करना शुरू करेंगे। यही है, यही अपनी बातें हैं। तो कुंदन जी हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी दी है आप शिक्षा के ऊपर, प्रकृति से किस तरीके से जुड़ाव और बुजुर्गों का किस तरीके से सम्मान करें और सामाजिक जीवन किस तरीके से जिए, इतनी अच्छी जानकारी दिए।
और टाइम दी इसके लिए धन्यवाद आपका। मैं फिर से एक बार आभार जताना चाहूँगा कि वी स्टूडियो के प्रति और आप सबके प्रति, जितने लोग इस काम में लगे हैं सबके, कि एक अच्छा प्रयास बेगूसराय के लिए बेगूसराय देखेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।